अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको आप नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, और वो स्पेशली परचेज नॉन करंट एसेट्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। कोई भी एसेट जब आप परचेज़ करते हैं तो आप उसको कॉस्ट पे मेजर करते हैं। ये इनिशियली हर नॉन करंट एसेट का रूल है। बाद में उसके जो मॉडल्स होते हैं कि वो आगे रिवॉल्यूशन में होगा या कॉस्ट में होगा, वो बात क्या है, वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। इनिशियली हर नॉन करंट एसेट कॉस्ट पे मेजर होता है। अब इस कॉस्ट में इंक्लूडेड क्या क्या होता है? दिस कॉस्ट इंक्लूड्स वेयर रेलिवेंट, जहाँ जहाँ ये चीज़ें होंगी वहाँ वहाँ ये सब इंक्लूडेड होगा कॉस्ट में। सबसे फर्स्ट थिंग है परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। आपने फॉर एग्जांपल एक गाड़ी ली है, बाहर से इंपोर्ट कराई है, गाड़ी की अपनी प्राइस $15,000 है, उसके ऊपर आपने इंपोर्ट ड्यूटीज़ $3,000 की दी हैं, और जो उसके ऊपर और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस लगे हैं जो बाहर की गवर्नमेंट ने लगाए हैं या आपकी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, जो आपको रिफ़ंड नहीं होंगे, वो 2000 के हैं। तो टोटल गाड़ी आपको 20,000 की पड़ गई है। अगर आप वो लेते ही ना तो ज़ीरो होती। अब आपने लिए हैं तो 20,000 पड़े हैं, मतलब कि ये साथ नेसेसरी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है सॉरी, तो ये इसमें इंक्लूडेड होंगे। लेस एनी रिबेट एंड ट्रेड डिस्काउंट, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलते हैं। आप सप्लायर के पास जाते हैं या शॉप पे जाते हैं, आप उसे कहते हैं मैंने ये एसी ख़रीदना है, वो कहता है इसकी प्राइस है 1 लाख, हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफ सीज़न है, ये 95 का हो जाएगा। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। अब रिबेट क्या होता है? रिबेट ये है कि आप इसी तरह एसी ख़रीदने जाते हैं तो सप्लायर की कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपने ये वाला एसी का ये वाला मॉडल ख़रीदा, इतने टन वाला ख़रीदा, तो आपको 5,000 की रिबेट मिलेगी, और वो तब मिलती है जब आप ख़रीद लेंगे, पैसे पे कर देंगे। तो आपने वो जब एसी ख़रीदा तो सप्लायर आपको बाद में वो पैसे रिफ़ंड कर देता है, तो ये आपका रिबेट कहलाता है। ये दोनों चीज़ें लेस हो जाती है क्योंकि वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। आगे जो है थर्ड है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट विच इज़ अनकर्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट टू द करंट लोकेशन एंड कंडीशन ऑफ यूज़, मतलब कि उस एसेट को जहाँ आपने इस्तेमाल करना है और जिस तरह इस्तेमाल करना है उस पर जो खर्चा होता है वो भी इंक्लूडेड होता है एसेट की कॉस्ट में। अब इसमें क्या क्या आता है? वेजेस एंड सैलरीज अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन, आप उस एसेट को उठा के लाए, वो बंदे उठा के लाए, उसको एक जगह इंस्टॉल किया, उसकी जो कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, उस एसेट को जिस जगह रखना है या उस एसेट को जहाँ बनाना है उस जगह को प्रिपेयर करना है। जैसे माइनिंग से पहले उस माइनिंग को सारा प्रिपेयर किया जाता है, उसकी जो कॉस्ट होती है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, उस एसी को जो आपने ख़रीदा उसको जो गाड़ी आपके घर तक लेके आएगी, वो एसी इस तरह डायरेक्ट तो आपके घर आएगा नहीं। अगर अब आपने एसी आपको चाहिए, एसी आपको लेना ही लेना है, तो आपको उसको घर तक लाना है, और घर तक लाने के लिए आपको डिलीवरी कॉस्ट करनी ही करनी है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, और उसको जो हैंडल किया। थर्डली इंस्टॉलेशन एंड असेंबली सेम है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग प्रॉपर फंक्शनिंग, अच्छा आप उस समझे एक मशीन को लाए जो कि बैग्स बनाती है, अब आपने चेक करने चलती भी है या नहीं चलती, तो आप इनिशियली कोई 10-20 यूनिट से 50 यूनिट उससे बनाते हैं टेस्टिंग स्टेज के लिए। तो उसकी जो कॉस्ट आई उसको इसको ऑपरेट करने में और उसको जो टेस्ट करने के लिए रेलेवेंट बंदे आए उनकी कॉस्ट आ गई, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। अब जो उससे प्रोडक्ट्स बने उसकी ट्रीटमेंट हम बाद में डिस्कस करते हैं, उसको भी रहने दें। तो एक और है बोरिंग कॉस्ट फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स, ये आपका बोरिंग कॉस्ट का एक स्टैंडर्ड है, उसमें ये डिस्कस होता है। जो क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं वो हम उसी स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। उसकी जो कॉस्ट होती है बोरिंग कॉस्ट, मतलब कि जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने लोन लिया वो एसेट खरीदने के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड होता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं, वो आप रेलिवेंट स्टैंडर्ड है बोरिंग कॉस्ट का, उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी इंक्लूडेड होगा। अच्छा, एन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल कॉस्ट, डिकमीशनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट ऑफ एसेट। अब आपने फॉर एग्जांपल माइन का काम शुरू करना है, अब उस माइन को 5 सालों बाद गवर्नमेंट का वहाँ लीगल रूल है कि आपने उस माइन को वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लाना है, ओपन नहीं छोड़ जाना कि इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ को नुकसान हो। तो अब वो कॉस्ट आपने इनकर करनी ही करनी है। अगर आपने माइन चलानी है तो आपको एंड में उसको रिस्टोर करना ही करना है, डीकमीशन करना है, नेसेसरी है। तो इस केस में वो जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूडेड होगी। और इसकी ये आपका क्या कहते हैं, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता है, मतलब कि काफ़ी सालों बाद हो रही है तो आप उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं, लेकिन वो बात की डिटेल है, अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि वो भी इंक्लूडेड होती है। दिस ऑब्लिगेशन में अराइज आइदर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट, या आपने एसेट को ख़रीदा, मतलब कि आपने माइनिंग करना चाह रहे, माइन आपने ख़रीदी या माइन आपने एक जगह स्टार्ट की, ठीक है, या आपने एक ऐसी बिल्डिंग ली जिसको बाद में डिसमेंटल करना है, वरना वो गिर सकती है, सिर्फ यूजेज के दौरान ही वो यूज़ हो सकती है।
तो ये एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूजिंग द आइटम अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंट्री, आपने उसे एडमिन पर्पस के लिए बिल्डिंग को लिया था, आप इन्वेंट्री के लिए नहीं लिया, लेकिन वो आपके एसेट है और उसको आपको बाद में डिसमेंटल डिस्ट्रॉय करना है, तो उस केस में भी ये इंक्लूडेड होगी। अच्छा, अब ये ऊपर वाला पॉइंट है, एनी सेल्स from item produced in testing stage are recorded in revenue together with the production cost in SOPL. Such proceeds before intended use are not included in the cost of asset. आपने टेस्टिंग स्टेज में जो प्रोडक्ट्स बनाए थे वो प्रोडक्ट्स बन गए, अब उसको आपने बेचना है, आप उसे नॉर्मल बेचेंगे तो अब उसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड करेंगे और उसकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स किसकी कंपैरिजन में रिकॉर्ड होते हैं, आप मैच होता है जिसके साथ वो रेवेन्यू है, आपने उसको रेवेन्यू बुक किया तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल बुक की। अब उस कॉस्ट को आपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को किस में ऐड नहीं करना, उसको आपने कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं करना। तो ये मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी परचेज एसेट्स के सारे पॉइंट्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हैं, मैं जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।